हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोल भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव धाकर श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 29 जून से करंट का सेशन प्रारंभ किया गया। दोस्तों, उसी करंट की सेशन की कड़ी में आज हम एक नया सेशन आपके सामने लेकर आए हैं। इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए, हार मत मान उन लोगों को याद कर जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आलोचना हर व्यक्तित्व की होती है। अगर आलोचना नहीं होगी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उस कार्य के लिए आपके मन में तत्परता नहीं आएगी। साथियों, अगर इंसान की आलोचना नहीं होगी तो शायद उसकी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उन्हें दोस्तों उस समय आप नकार दीजिए, साथ ही साथ अपनी सफलता की ओर अग्रसर होइए। तो दोस्तों, जीवन में बुराइयां अगर कोई करता है तो दोस्तों बिल्कुल उन बुराइयों को नकारते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और अपनी तैयारी को और अधिक से अधिक मजबूत करें, और सफलता ही आपकी उनकी बुराइयों का जवाब आपको उनको देगी। तो दोस्तों, ये था आज की मोटिवेशन लाइन। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, अंत तक जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में बाजार कर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। दोस्तों, 2020-21 के इस वित्तीय वर्ष की हाल ही में आरबीआई द्वारा एक रिपोर्ट साझा की गई। उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को लाइव लेकर आइए। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो साथियों, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। आपको बता दूं दोस्तों, तमिलनाडु ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंदर सबसे अधिक बाजार कर्ज लिया। और इसके अगर बाजार कर्ज की बात करूं तो इन्होंने लिया, तमिलनाडु ने लिया लगभग 17% बाजार कर्ज। कितना लिया दोस्तों? 17%। और ये रिपोर्ट किसने साझा की दोस्तों? आरबीआई द्वारा की गई। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो तमिलनाडु ने लगभग 30,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया। कितना ऋण लिया दोस्तों? 30,500 करोड़ का। साथ ही साथ इस सूची के अंदर दूसरे स्थान पर है, वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, 25,500 करोड़ रुपए का बाजार ऋण लिया। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आपके संयुक्त रूप से वो है आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये तीसरे स्थान पर कायम है। तो दोस्तों, इन्होंने जो कर्ज लिया है वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के बारे में ये जानकारी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर उसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में दोस्तों। देखिएगा, तमिलनाडु के संदर्भ में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। तमिलनाडु देखिएगा, यह भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। जैसा कि आपको इस त्रिभुज के अंदर दिखाई दे रहा है, यह भारत का तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर स्थित है दोस्तों आपका कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वर्तमान में। साथ ही साथ यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यही स्थित है दोस्तों स्वामी विवेकानंद चट्टान। साथ ही साथ तमिलनाडु के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ का एक शहर है जिसका नाम आपने सुना होगा, मदुरई। मदुरई के अंदर स्थित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। याद रखिएगा, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कौन से शहर में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? मदुरई। अब आप मुझे बताइए, मदुरई कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, मदुरई कौन सी नदी के तट पर है? तो दोस्तों, मदुरई की अगर मैं बात करूं तो मदुरई जो है वो वेगई नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? वेगई नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मदुरई कौन सी नदी के तट पर? वेगई। मदुरई में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर।
अच्छा, तमिलनाडु की मैं अन्य अगर बात करूं तो आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है। दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी, तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है। गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है साथियों? बनवारी लाल। ध्यान रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम बताइए। बिल्कुल, के पलानी स्वामी। कौन है दोस्तों? के पलानी स्वामी। याद रखिए, जो AIDMK पार्टी से संबंध रखते हैं साथियों। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अन्य जानकारियों को लेकर चर्चाएं करते हैं। साथ ही साथ में मैं तमिलनाडु की अगर बात करूं दोस्तों, तमिलनाडु को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मोदी किचन योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। मोदी किचन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तमिलनाडु में प्रारंभ की गई। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो भी कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिंडीगुल एक स्थान है दोस्तों। यहाँ के ताले को GI टैग दिया गया। डिंडीगुल के ताले को क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तमिलनाडु के संदर्भ में ही एक चीज और याद रखिए, यहाँ की एक साड़ी है कड़ांगी साड़ी। दोस्तों यहाँ की कौन सी साड़ी? कड़ांगी साड़ी। इसको भी दोस्तों GI टैग दिया गया। एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ का एक मंदिर है पलानी स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? पलानी स्वामी मंदिर। और दोस्तों इस मंदिर का जो पंचामृत प्रसाद है, उस पंचामृत प्रसाद को दोस्तों GI टैग दिया गया। तो तमिलनाडु की अगर बात करें दोस्तों तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तमिलनाडु को पूर्व में मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। 1969 के अंदर इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया। और तमिलनाडु के अंदर ही दोस्तों आपको बता दूं, एक बांध है जिसको लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेट्टूर बांध। दोस्तों मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखिएगा। दोस्तों वर्तमान में यहां पर 38 झीलें हैं। कितने हैं? लगभग 38। तो ये थी जानकारी पहले क्वेश्चन को लेकर, तमिलनाडु राज्य को लेकर। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी आराम से दे सकते हैं। कल ही मैंने कल के सेशन में इस बात को बताया था दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 11 जून, 11 जुलाई या 4 जुलाई या 1 जुलाई? सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल मेरे कुछ साथी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। दशरथ मेनारिया, ओम प्रकाश देव मेनारिया, कृष्णा, जल्दी से जल्दी सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? 11 जुलाई। साथियों इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई। आइए बात करते हैं इसके बारे में। आपको बता दूं दोस्तों 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों? 5 अरब। साथियों 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या होने के कारण उस दिन बिलियन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। कौन सा डे मनाने की घोषणा की थी? बिलियन डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसी को दोस्तों 1989 के अंदर नाम बदलकर विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का जो शुभारंभ हुआ है वो कब से हुआ है दोस्तों? 1989 में। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मनाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसी के संदर्भ में, तो और क्या चीज पूछी जा सकती है? विश्व जनसंख्या दिवस की इस बार की आपको थीम बतानी है दोस्तों। ये क्वेश्चन होगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों जून माह में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सबसे इंपोर्टेंट थी। इस माह में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम सबसे इंपोर्टेंट होगी। आइए बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो बताइए इसकी थीम क्या होगी साथियों? देखिएगा इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यह है थीम, यानी कोरोना महामारी को रोकना
तथा कोरोना महामारी के समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित यह थीम रखी गई। तो साथियों, ये इसकी क्या रखी गई थीम, यानी महिला सुरक्षा और बालिका अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस बार की थीम रखी गई। विश्व जनसंख्या की अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिएगा, विश्व जनसंख्या का अगर मैं आकलन करूं तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है दोस्तों लगभग 7 अरब और 50 करोड़, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको एक आकलन है आपके सामने। जुलाई 2017 की अगर मैं बात करूं तो विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब थी। साथियों, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और विश्व में प्रति 4 सेकंड के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है साथियों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यूएन असेंबली ने इसको मनाने की घोषणा कब से की है, तो 1989 से की है। साथियों, 2050 में 12 अरब हो जाएगी। हाल ही में एक अनुमान लगाया गया कि विश्व की जनसंख्या 2050 तक कितनी हो जाएगी, 12 अरब हो जाएगी। एक चीज और बता दूं दोस्तों, वर्तमान में अफ्रीकी देश है जिसकी जनसंख्या में सबसे तीव्र वृद्धि हो रही है, उस देश का नाम है नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया की अगर मैं बात करूं तो नाइजीरिया जो है उसकी जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में सबसे तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक यह अमेरिका को पछाड़कर भारत चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आ सकता है। यह एक अनुमान लगाया गया। साथियों, विश्व जनसंख्या की अगर बात करूं तो आबादी के मामले में विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो चाइना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, वो है भारत। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक चीन को पछाड़कर भारत कौन से स्थान पर आ जाएगा साथियों, वो भारत प्रथम स्थान पर आ जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं विश्व के संदर्भ में, तो आप मुझे बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम क्या होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं साथियों। तो ध्यान रखिए, इसकी ट्रिक याद रखनी है। CIA और IB पाक गए। CIA और IB कहां गए दोस्तों, पाक गए। तो ध्यान रखिए, विश्व में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है, चाइना की साथियों। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, इंडिया। तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 देशों की अगर बात करें तो ट्रिक क्या याद रखनी है, CIA और IB कहां गए, पाक गए। आई से याद रखिए चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, और फिर है ब्राजील, और फिर है पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों ये सही क्रम है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, और फिर है पाकिस्तान। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से ये कौन सा क्रम होगा दोस्तों, अवरोही क्रम होगा। अच्छा, बात आई है जनसंख्या को लेकर, तो आइए चर्चाएं करते हैं भारत के संदर्भ में कुछ जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर। साथियों, एक बात बताता हूं, जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, भारत में हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है, वो है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। इसके पीछे लिखा हुआ है कम, मतलब जनसंख्या क्या है साथियों, कम है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात करी हमने दूसरे क्वेश्चन को लेकर। जनसंख्या दिवस को लेकर पूछा जा सकता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता। दोस्तों 2020 का यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है साथियों, यूनिफिल, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यानी कि दोस्तों लेबनान के अंदर जो तैनात भारतीय सैनिक है उनको हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दूं दोस्तों, लेबनान जो एक पश्चिमी एशियाई देश है, इजराइल के जस्ट ऊपर अवस्थित है। वहां पर भारतीय सैनिक जो तैनात है शांति और सुरक्षा के लिए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दोस्तों पौधारोपण के माध्यम से, प्लास्टिक कचरे निपटान के माध्यम से एक पर्यावरण रूप में संदेश दिया है और उसी को लेकर साथियों इनको
पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए जानते हैं लेबनान के बारे में और इस पुरस्कार के संदर्भ में। तो देखिए, इंडियन बटालियन बैक्स यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से अवार्ड प्रदान किया गया। तो साथियों देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेबनान के बारे में, तो ध्यान रखें दोस्तों, लेबनान की राजधानी, आप मुझे बताइए लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी है साथियों, वो है बेरूत। कहाँ है? बेरूत के अंदर है लेबनान की राजधानी। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस क्षेत्र में दिया गया? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा दोस्तों, सेना की बात आई है, तो आप मुझे बताइए हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के मोबाइल में कितनी ऐप को अनइंस्टॉल करने या बंद करने के आदेश दिए हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दे दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, 89 ऐप। कितने ऐप है दोस्तों? 89 ऐप को हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि भारतीय सेना के मोबाइल के अंदर कितने ऐप नहीं होने चाहिए दोस्तों? 89 ऐप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अपनी सिक्योरिटी को कहीं न कहीं सेंध लगाने का कार्य कर रही है, इसलिए इनको बैन किया गया है। लेकिन साथियों आपको बता दूं, व्हाट्सएप बैन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताइएगा, सेना से लेकर एक बात आई है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, अफ्रीका का एक देश है, इस देश का नाम है मेडागास्कर। दोस्तों मेडागास्कर में कुछ समय पहले चक्रवात आने के कारण भारी तबाही हुई थी। तो भारतीय नौसेना द्वारा यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बताइए जल्दी से जल्दी। मेडागास्कर जो अफ्रीकी देश है, यहाँ पर चक्रवात से निपटने के लिए, जन की हानि से बचाने के लिए नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? साथियों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वनीला, और ये एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कल ही हमने बात करी थी दोस्तों, है ना, ऑपरेशन, बिल्कुल कुछ साथी सही बता रहे हैं दोस्तों, सैनिक 6 जो पुल बनाए गए उसको लेकर हमने बात करी थी, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। आज का चौथा क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई? आपको बताना है 2018 के अंदर दोस्तों हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा अफीम 2018 में कौन से देश में जब्त की गई है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है साथियों, वो है भारत। सही है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों, ध्यान रखिए। इसका सही आंसर है ईरान। क्या है इसका सही आंसर? ईरान है साथियों, ध्यान रखिए। ईरान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2018 में यहां पर लगभग 444 टन अफीम जब्त की गई, और ये प्रथम स्थान पर है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे स्थान की बात करूं, तो दूसरे नंबर पर है आपका अफगानिस्तान। कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान, जहां अगर मैं बात करूं साथियों, तो लगभग 27 टन अफीम जब्त की गई। कितने टन? 27 टन अफीम जब्त की गई। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पर है, वो है आपका पाकिस्तान, जहां लगभग 19 टन अफीम जब्त की गई। और भारत मात्र 4 टन अफीम के साथ चौथे नंबर पर है। 4 टन और चौथे नंबर पर कौन सा देश? भारत। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। और कितने टन? लगभग 444 टन अफीम जब्त की गई। दोस्तों ये किस संस्था द्वारा हाल ही में रिपोर्ट साझा की है? और अफीम की अगर बात करें, आप सभी जानते हैं एक प्रकार की मादक फसल है जिससे मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं ईरान के बारे में और इसके संदर्भ में। तो आप सभी को पता होगा इस प्रकार से दोस्तों अफीम जब्त की गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईरान की, तो देखिएगा आपके सामने है ईरान का मैप। ईरान के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ईरान को लेकर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला तो क्वेश्चन आएगा, ईरान की राजधानी कहाँ है? आप मुझे बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ईरान की राजधानी है तेहरान। और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है हसन रूहानी। क्या नाम है दोस्तों? हसन रूहानी। ये क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों। और आपने देखा होगा हाल ही में इजराइल और ईरान की अगर मैं बात करूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है,
अजरबैजान है और एक तरफ इराक है और सऊदी अरब। बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये मुख्य रूप से खाड़ी स्थित है। साथियों, ईरान की अगर मैं बात करूं तो एक चीज काफी ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पर दोस्तों हमने हाल ही में एक बंदरगाह स्थापित किया, उस बंदरगाह का नाम है चाबहार। याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चाबहार बंदरगाह भारत ने किस देश के अंदर विकसित किया? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ईरान के अंदर विकसित किया। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ईरान के बारे में अन्य अगर मैं बात करूं दोस्तों, ईरान ने हाल ही में अपना सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया दोस्तों? नूर। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देश का हाल ही में पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया? तो सही आंसर क्या होगा साथियों? वो होगा ईरान। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहां से बन सकती है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के संदर्भ में पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। और ईरान के अंदर ही ये क्वेश्चन सबसे बेहद महत्वपूर्ण होगा, चाबहार बंदरगाह। ध्यान रखिए, इसी चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को हमने गेहूं निर्यात किए थे साथियों, याद रखिएगा। आइए अन्य अगर मैं बात करूं इसी के बारे में तो देखिएगा, हाल ही में यह रिपोर्ट किसने साझा की है? तो यह रिपोर्ट की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय, जिसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया के अंदर है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो इसके द्वारा यह रिपोर्ट साझा की गई। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थी जानकारी ईरान को लेकर और इन मादक पदार्थों को लेकर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, बेहद महत्वपूर्ण लग रहा है, एग्जाम उपयोगी लग रहा है साथियों, तो एक बार थंब करके बताइए कि बेहद महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी थंब करके बता रहे हैं, धन्यवाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? आपको बताना है हॉकी इंडिया का कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? मुश्ताक अहमद, सुखबीर सिंह, मनजीत सिंह या ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम? किसे हाल ही में हॉकी इंडिया का क्या बनाया गया है? कार्यवाहक अध्यक्ष। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। तो साथियों इसका सही आंसर है डी, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे मुश्ताक अहमद। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद हाल ही में कार्यवाहक जो अध्यक्ष बनाए गए वो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को बनाया गया। साथियों देखिएगा क्या है पूरी स्टोरी, उसको समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मुश्ताक अहमद है, ये मुश्ताक अहमद की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये 2010 से हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष रहे, 2010 से 14 तक रहे। उसके बाद 2014 से 18 तक ये सचिव रहे। उसके बाद 18 से दोस्तों ये क्या बन गए थे? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। और भारतीय खेल संहिता ये कहती है कि कोई भी व्यक्तित्व वो लगातार किसी भी कार्यालय के अंदर, खेल कार्यालय के अंदर लगातार तो मुख्य रूप से 2 साल तक ही, यानी कि 2 बार ही किसी पद पर रह सकता है। तो ये लगातार 3 बार रह गए, इसलिए खेल संहिता का उल्लंघन हुआ, इसलिए इन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्यागपत्र। उनके स्थान पर किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। आइए जानते हैं अन्य चीजों के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। स्थापना कब हुई साथियों? 20 मई 2009। और इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान वर्तमान में कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है दोस्तों? जल्दी से जल्दी। बिल्कुल कुछ मेरे साथी सही आंसर बता रहे हैं साथियों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है, उनका नाम है दोस्तों मनप्रीत सिंह। क्या नाम है उनका? मनप्रीत सिंह। और आपको बता दूं दोस्तों FIH हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था इनको। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया था साथियों? मनप्रीत सिंह को। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, ध्यान रखें। तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है साथियों। इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं कि भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन है,
जिनका नाम है साथियों रानी रामपाल। क्या नाम है साथियों? रानी रामपाल। तो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। और दोस्तों इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हॉकी के संदर्भ में, हॉकी इंडिया को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके बारे में। आइए साथियों बात करते हैं, देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के बारे में और इसी के संदर्भ में। तो ये देखिएगा, ये थे पूर्व में मुश्ताक, है ना, अहमद दोस्तों, जिन्होंने इस्तीफा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में किस देश ने कोरोना से भी घातक बीमारी होने का दावा किया जा रहा है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां हाल ही में चीन ने यह दावा किया है, वहां की जो एम्बेसी है वहां पर अपने जो दूतावास है उसको इन्फॉर्म किया है कि इस देश में घातक बीमारी आने वाली है, जल्दी से जल्दी दूतावासों को खाली कर दे। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है वो है आपका कजाकिस्तान। आपको बता दूं दोस्तों यह एक मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान, जो स्थल आबद्ध देश है। दोस्तों कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ है, एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ है, आइए उसको जानते हैं। दोस्तों हाल ही में चीन ने एक दावा किया है कि चीन ने कहा है कि हाल ही में जून के अंदर जून माह में कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। और दोस्तों सबसे ज्यादा मौतें होने के कारण साथियों अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर सबसे अधिक मौतें हुई है। तो चीन ने ये कहा है, क्या कहा है साथियों? चीन ने कहा है कि यहाँ पर एक प्रकार का निमोनिया नाम की जो बीमारी है वो घातक रूप ले चुकी है और कई लोगों की मौत होने वाली है और आगे भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों हाल ही में यहाँ के दूतावासों को मुख्य रूप से सूचित किया और वहाँ से खाली करने का आदेश दिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके बारे में। आइए जानते हैं अन्य जानकारियों को लेकर। एक बात और बता दूं साथियों, चीन के अंदर हाल ही में हमने बात करी थी G4 वायरस को लेकर, ध्यान रखिए। साथ ही साथ चीन में एक और ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर भी चर्चा रही थी। दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। ब्यूबोनिक प्लेग भी यानी कि चीन से जो मंगोलिया के बीच का क्षेत्र है वहां पर हाल ही में यह प्लेग की बीमारी एक व्यक्ति के अंदर देखी गई जो बहुत घातक बीमारी है। G4 वायरस को लेकर जो सूरों से आदमियों में वो भी कहाँ है? चाइना के अंदर। लेकिन साथियों अगर न्यूमोनिया को लेकर हाल ही में चीन ने दावे किए हैं, लेकिन कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि यह एक फेक न्यूज है। लेकिन दोस्तों अब WHO उसकी जांच कर रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की अगर साथियों में बात करूं तो साथियों ये देखिएगा, ये आपके सामने कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर स्थित है रूस। दोस्तों सोवियत संघ का नाम आपने सुना होगा। सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे 1991 में और उसी सोवियत संघ से अलग होकर एक नया देश बना था। वो कौन सा देश बना था? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो साथियों पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी अस्ताना, लेकिन दोस्तों अब इसकी जो राजधानी नई बना दी गई है और उस राजधानी का नाम आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है साथियों? नूर सुल्तान। पहले इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अस्ताना हुआ करती थी दोस्तों। तो ये थी जानकारी कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर एक झील स्थित है, उस झील का नाम है बालकश झील। और दोस्तों यहाँ पर है अरल सागर। कौन सी झील है? अरल सागर। और बालकश झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान को लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कजाकिस्तान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां बड़ा देश है और यहाँ पर दोस्तों विश्व का लगभग 43% यूरेनियम का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है साथियों? यूरेनियम का उत्पादन होता है। कजाक यहाँ निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों समझिएगा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। हाल ही में 9 से लेकर 11 जुलाई तक, दोस्तों 9 से लेकर 11 जुलाई तक इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन जो है वो हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिटेन के अंदर। दोस्तों यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर
30 देशों के लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधन दिया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं उनके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित कहां हुआ? ब्रिटेन के अंदर। दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधित किया गया और आत्मनिर्भर भारत एवं कोरोना महामारी को लेकर किस प्रकार से भारत उसको निपट रहा है उसको लेकर दोस्तों बात कही है। साथियों, आइए बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई। देखिएगा, इसकी जो थीम रखी गई साथियों, वो रखी गई बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, यानी भारत किस प्रकार से पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है। साथियों, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए और जानते हैं इसको लेकर ब्रिटेन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। साथियों, ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी राजधानी कहाँ है साथियों? लंदन। एक और बात अगर मैं कहूँ दोस्तों इसी को लेकर, तो ब्रिटेन के अंदर मैंने आपको बताया था भारत के राजदूत के रूप में, भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ध्यान रखें, गायत्री कुमार। किसे नियुक्त किया है? गायत्री कुमार। ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर ब्रिटेन के जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए उनका नाम था फिलिप बार्टन। क्या नाम था? फिलिप बार्टन। उसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन से लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दोस्तों, आप सभी को पता होगा ब्रिटेन जो जनवरी के अंदर ईयू से एग्जिट हो गया था। ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कब अलग हुआ इससे? जनवरी माह में। ध्यान रखें, बोरिस जॉनसन यहाँ के क्या है साथियों? प्रधानमंत्री है। आइए बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। दोस्तों, ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने है ब्रिटेन। ट्रिक्स मैंने बताई थी दोस्तों, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, न्यूज। क्या ट्रिक याद रखनी है? न्यूज। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रिक है वो है न्यूज। एन से नॉर्थ आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से स्कॉटलैंड। इसमें से अगर मैं एन को हटा देता हूं साथियों तो ये बन जाता है ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी के कार्यकाल में 2 साल की वृद्धि की गई है। आपको बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके सीएमडी जो है उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया है। तो वर्तमान में सीएमडी कौन है साथियों? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? के वेणुगोपाल, राजकिरण रॉय, तुषार मेहता या सुखबीर सिंह संधू? तो साथियों इसका सही आंसर होगा राजकिरण रॉय। दोस्तों राजकिरण रॉय के कार्यकाल में 2 साल वृद्धि की है। ये किस बैंक के सीएमडी है? हाँ दोस्तों, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अप्रैल माह में 10 बैंकों का क्या किया था? विलय किया था। उन 10 बैंकों के बारे में भी आज हम बात जानेंगे कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो साथियों ये देखिएगा, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये आपको दिखाई दे रहा है सीएमडी है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आइए जानते हैं 10 बैंकों का जो विलय हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। देखिएगा साथियों, अप्रैल माह में 10 बैंकों का जो विलय हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो इंडियन बैंक है उसका विलय हुआ है इलाहाबाद बैंक के अंदर। इंडियन बैंक का विलय किसमें हुआ है? इलाहाबाद के अंदर। दोस्तों साथ ही साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी के अंदर विलय हुआ है यूनाइटेड बैंक का। तो यूनाइटेड बैंक का जो विलय हुआ है वो किसमें हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों, सिंडिकेट बैंक का, इसका विलय किसमें हुआ है? केनरा बैंक के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, आंध्रा बैंक और मुख्य रूप से आंध्रा बैंक एवं यूबीआई बैंक का, तो उसका विलय किसमें हुआ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 बैंकों का क्या हुआ है? विलय हुआ है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? वो है आपका एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। अगर मैं बात करूं यहीं से दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बैंकों का विलय हुआ है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, विजया बैंक और देना बैंक। कौन कौन से 2 बैंकों का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक। ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को लेकर इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दिखाई दे रहा है
यह भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? 5वें नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रबारी, भारवाड़ और चारण आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, आयोग का गठन किया है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इन जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? गुजरात होगा, पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के अंदर हाल ही में इन जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आइए जानते हैं गुजरात को लेकर, गुजरात के बारे में जानकारियां। तो साथियों ये है आपके सामने गुजरात। गुजरात को लेकर हमने पिछले कुछ सेशन में ही चर्चाएं की थी, जिसके हमने सीएम के बारे में बात करी थी। सीएम है विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो वो है आचार्य देवव्रत। दोस्तों गुजरात के अंदर ही सुजलाम सुफलाम योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना है दोस्तों? सुजलाम सुफलाम। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको बताना है साथियों, सही आंसर क्या होगा इसका? वो है आपका गुजरात। साथियों इसमें होगा क्या? बारिश से पहले जितने भी जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई करने का कार्य, ध्यान रखिएगा। साथियों गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर है। ब्लैक बक नेशनल पार्क वो भी कहाँ है? गुजरात के अंदर। दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नल सरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर कहाँ है साथियों? वो है आपकी गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और गुजरात के अंदर भारत का मैनचेस्टर है। क्या है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर? बताइए जल्दी से जल्दी। भारत का मैनचेस्टर क्या है साथियों? किस शहर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा साथियों अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। आइए दोस्तों ये थी जानकारी हमने गुजरात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाल ही में महावीर द सोल्जर ऑफ नेवर डाइड। दोस्तों यानी कि महावीर पुरस्कार विजेता एक सैनिक जो कभी मर नहीं सकता, यह जो पुस्तक लिखी गई, यह पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है यह पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। बताइए, AK श्री कुमार, उर्जित पटेल, RC भार्गव या CAV पट्टाभिराम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा AK श्री कुमार। AK श्री कुमार ने हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर, एक जाबाज सैनिक के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। दोस्तों आप सभी को पता होगा भारत चीन के बीच में 1962 में जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के अंदर दोस्तों भारत का एक गढ़वाली सैनिक था। गढ़वाली का मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक सैनिक था जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत। क्या नाम था उसका? जसवंत सिंह रावत। आप सभी को पता होगा साथियों कि ये लगातार 72 घंटे तक लड़े थे दोस्तों। कितने घंटे तक लड़े थे? 72 घंटे तक अकेले लड़े थे और लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था इन्होंने। इसलिए दोस्तों इनको एक पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया? महावीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जो काफी चर्चा में रही। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, हाल ही में उर्जित पटेल की पुस्तक को लेकर हमने बात करी थी, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए उर्जित पटेल की कौन सी पुस्तक हाल ही में चर्चा में रही? तो साथियों उर्जित पटेल की पुस्तक थी ओवरड्राफ्ट। कौन सी थी? ओवरड्राफ्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों CAV पट्टाभिराम की, तो इनकी एक पुस्तक है जो वेंकैया नायडू ने हाल ही में विमोचित की है ना, जिसका नाम था फ्यूचर हायर एजुकेशन के नाम से। ध्यान रखिएगा। साथियों आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। देखिएगा यह है आपके सामने AK श्री कुमार, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द सोल्जर हु नेवर डाइड। ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया? EU का मतलब यूरोपियन यूनियन, ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप का अवार्ड दिया गया। आप मुझे बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? फीफा, आईबा, IOC या ICC? साथियों इनमें से कौन सी संस्था के मुख्यालय को यह अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसे हाल ही में यह अवार्ड दिया गया।
यानी कि कौन सा अवार्ड दिया? 2020 EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। आइए जानते हैं IOC के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बारे में मैंने कल परसों के सेशन में बात साझा की थी। मैंने अमित पांगाल की जब बात करी थी उस समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नाम बताया था साथियों। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है थॉमस बाच है। याद रखिए, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। साथियों, आइए जानते हैं इसकी बिल्डिंग क्या है। देखिए, यह जो बिल्डिंग बनाई गई है दोस्तों, इसको क्यों ये अवार्ड दिया है? दोस्तों, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका प्रयोग किया गया है, यानी सौर ऊर्जा वगैरह है ना, जिनको वापस बनाया जा सके। साथ ही साथ जहाँ पुरानी जो बिल्डिंग थी उसका 95% मटेरियल है वो वापस यूज में लेकर दोस्तों इस बिल्डिंग का निर्माण किया है, इसलिए इसको ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड दिया गया। दोस्तों, ये थी इस जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर आपको पसंद आया हो तो इस मुख्य रूप से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री राम परिवार जल्द ही अन्य क्लासों के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।